इस वीडियो में हम कोष तथा उपकोष की अवधारणा, डी ब्रोगली समीकरण व हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त होने वाली जो एकल रेखाएं हैं, उन्हें जब उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया, तब ये पाया गया कि ये एकल रेखाएं कई सूक्ष्म रेखाओं की बनी होती हैं। इन सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या के लिए समरफील्ड ने उपकोष की परिकल्पना की। समरफील्ड ने यह बताया कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं। समरफील्ड ने इन सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या के लिए यह बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह वृत्तीय कक्षाओं के साथ साथ, ये वृत्तीय कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में भी चक्कर लगाती है। वृत्तीय कक्षा है और ये दीर्घ वृत्तीय कक्षा है। इस प्रकार से इसमें दीर्घ अक्ष होती है, इसमें लघु अक्ष होती है। तो सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या के लिए समरफील्ड ने यह बताया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वह वृत्तीय कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं। ये पहली दीर्घ वृत्तीय कक्षा है। इसी प्रकार से ये दूसरी दीर्घ वृत्तीय कक्षा है, ये तीसरी दीर्घ वृत्तीय कक्षा है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो नाभिक के बाद जो पहली कक्षा होती है वृत्तीय कक्षा होती है, अर्थात n=1 जो पहली कक्षा होती है, इसे इन्होंने बताया कि ये जो है वृत्तीय कक्षा होती है तथा इसके बाद की जो कक्षाएं हैं, अर्थात दूसरी, तीसरी, चौथी जो कक्षाएं हैं वह वृत्तीय व दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती हैं। जो दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इन्होंने उसी को उपकोष माना। जो दीर्घवृत्तीय कक्षाएं हैं, इसी को समरफील्ड ने उपकोष, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं को ही समरफील्ड ने उपकोष की संज्ञा दिया, उपकोष बताया। अब जो दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इन्होंने ये बताया कि जैसे अपना पहला कोष है n=1, तो इसमें केवल उन्होंने बताया एक ही उपकोष होता है। और ये जो है शार्प का पहला अक्षर S का पूरा नाम शार्प, या हिंदी में इसी को तीक्ष्ण कहते हैं। यदि n=1 है, पहला कोष है जो वृत्तीय कक्षा के रूप में यदि पहला कोष है, तो उसमें केवल एक ही उपकोष होता है S, शार्प, या हिंदी में इसी को तीक्ष्ण कहते हैं n=2 जब दूसरा कोष होता है तो इसमें दो उपकोष होते हैं, S और P। S के बारे में आपको हमने बता चुका। P को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, यानी प्रधान। यदि n=2 है तो उसमें दो ही उपकोष होंगे। यदि n=3, कुल मिला के जितने कोष होते हैं उतने ही उपकोष होते हैं। कोषों की संख्या जितने उतने उपकोष होते हैं। n=3 है तब इसमें 3 उपकोष होते हैं, S, P और D। D को अंग्रेजी में डिफ्यूज्ड या हिंदी में विसरित कहते हैं, विसरित। n=4 यदि है तो इसमें 4 उपकोष होंगे, S, P, D और F। F को अंग्रेजी में फंडामेंटल या मूल कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार से मुख्य बात यह है इसमें कि जो समरफील्ड ने बताया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में भी घूमते हैं, और दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं को उन्होंने उपकोष माना। और ये बताया कि किसी भी जितने कोष होते हैं, किसी भी कोष के बराबर ही उपकोषों की संख्या होती है। यदि एक कोष है तो उसमें एक ही उपकोष होगा, यदि 2 कोष में 2 ही उपकोष होगा, ये 3 कोष हैं उसमें 3 ही उपकोष होंगे, 4 कोष में 4 ही उपकोष होंगे। इसमें मुख्य बातें हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब ये इसमें लघु, यदि अपनी वृत्तीय कक्षा है, नाभिक के निकटतम पहली कक्षा वृत्तीय कक्षा होती है, उसमें लघु अक्ष होती है, और जो दीर्घ वृत्तीय कक्षाएं उनमें दीर्घ अक्ष होती है। जब ये दीर्घ अक्ष जो है लघु अक्ष के बराबर हो जाती है तब वृत्तीय कक्षा प्राप्त हो जाती है। दीर्घ अक्ष जो है लघु अक्ष के बराबर होने पर जो है वृत्तीय कक्षा प्राप्त हो जाती है।
तो इस प्रकार से समरफील्ड के द्वारा जो है कोश के अंदर उपकोश की परिकल्पना की गई। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। डी ब्रोगली समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। देखिए डी ब्रोगली ने सन 1924 में बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश जो है वह तरंग व कण दोनों के समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार से कोई भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, कोई भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन वो भी जो है तो कण व तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। जब इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन की गति कण के समान होती है, जब कोई भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन की गति कण के समान होती है, तब उसकी ऊर्जा को E बराबर mc² अर्थात आइंस्टाइन समीकरण जब कोई भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन की गति कण के समान, उसे कण के रूप में माना जाता है, तब उसकी ऊर्जा E बराबर mc² आइंस्टाइन समीकरण से ज्ञात की जा सकती है। तथा जब इसे तरंग के रूप में माना जाता है, तब इसकी ऊर्जा E बराबर hν प्लांक समीकरण के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ये दोनों ऊर्जाएं बराबर होती हैं, अतः mc² बराबर होता है hν के, अतः mc² जो है बराबर होता है hν के, या mc² बराबर hν के, या mc² बराबर h × c/λ के। ध्यान से देखेंगे, चूंकि न्यू बराबर होता है c/λ के। अब इसे आगे देखते हैं, mc² बराबर hν या mc² बराबर h × c/λ। अब देखिए, यदि हम लैम्डा को इधर पक्षांतरित करें, या लैम्डा बराबर h × c/mc², या लैम्डा इक्वल टू h, c कैंसिल हो जाएगा, h/mc, यही जो है तो डी ब्रोगली समीकरण कहलाता है। लैम्डा इक्वल टू h/mc, जहां आपको पता है h क्या है, प्लांक स्थिरांक है, m जो है द्रव्य कण या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, c जो है प्रकाश का वेग है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h/mv, h/mv, यदि c बराबर है v के, c प्रकाश का वेग है, v कण का वेग है, यदि c बराबर है v के, तब लैम्डा इक्वल टू h/mv, या लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, चूंकि mv बराबर होता है p के, संवेग, p क्या है, संवेग है, mv जो है बराबर होता है p के, तो लैम्डा इज वैसे प्रोपोर्शनल टू होता है 1/p के। अब यहाँ पे देखिए, जो mv है ये कण का संवेग है, और लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य है, जो तरंग के लिए, अर्थात यहाँ से जो है तो किसी भी द्रव्य कण की जो है तरंग प्रकृति व कण प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। उपरोक्त समीकरण के द्वारा उपरोक्त
समीकरण द्वारा द्रव्य कण की तरंग प्रकृति व कण प्रकृति स्पष्ट होती है। तो इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, परीक्षा से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद यह डी ब्रोगली समीकरण। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। देखिए, ये जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, ये सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक नया सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया, कॉपी में नोट करेंगे, एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है परीक्षा की दृष्टि से। एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति व सही संवेग का मापन करना संभव नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार, यह सिद्धांत 1927 में दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति व सही संवेग का मापन करना संभव नहीं है। अब यदि डेल्टा एक्स को इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन की अनिश्चितता, डेल्टा एक्स को इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन की अनिश्चितता तथा एम डेल्टा वी या डेल्टा पी को संवेग के मापन की अनिश्चितता मान लें, तब डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ये बड़ा होता है या बराबर होता है h/4 पाई के। यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल देन h/4 पाई। इसे जो है या ऐसे भी लिख सकते हैं, या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, चूँकि एम डेल्टा वी बराबर डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल देन h/4 पाई। तो इस प्रकार से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, उसका जो गणितीय रूप है वो ये होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल देन h/4 पाई। अब यदि इसमें एक के मापन को यथार्थ करेंगे, तब दूसरे की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। यदि इसमें एक के मापन को यथार्थ करेंगे तब दूसरे की अनिश्चितता बढ़ जाएगी, अर्थात इसके आधार पर जो बोर का सिद्धांत औचित्यहीन हो जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जो बोर का सिद्धांत है वह औचित्यहीन हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर सिद्धांत की यह धारणा जिसमें इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये बात गलत सिद्ध हो जाती है। तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा ही या उसके बाद ही हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा ही जो है कक्षक सिद्धांत का
प्रादुर्भाव हुआ, कक्षक सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि समरफील्ड द्वारा कोष के अंदर उपकोष की परिकल्पना की गई तथा डी ब्रोगली समीकरण व हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि जो है तो उसके द्वारा मतलब इस सिद्धांत के द्वारा जो कक्षक सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। इस वीडियो में आप डी ब्रोगली समीकरण व हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत को ठीक से पढ़ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।